वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे बीए सेकंड ईयर से संबंधित न्यू मॉडल पेपर 2022 के अकॉर्डिंग नवीनतम शिक्षा नीति के अनुसार अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र के पेपर 1 से रिलेटेड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। मतलब कि बीए सेकंड ईयर 2022 के अकॉर्डिंग अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स इसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसके न्यू मॉडल पेपर पर चर्चा करेंगे। अर्थात जो 2022 और 23 की जो परीक्षा या फिर 21-22 का जो है एक प्रकार से जो सत्र है उसके अकॉर्डिंग ये बातें बताई जा रही हैं। आने वाले जो आगामी और परीक्षाएं होंगी उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा यह लेक्चर। साथ ही साथ आपको बता दूं पेपर जो है 1 से संबंधित जो बातें होंगी, हालांकि ये पेपर 2 है, पेपर 1 से संबंधित बातें जो होगी पेपर 2 का आपके नाम ये है और पेपर 1 जो है आपके सामने यहाँ पर प्रदर्शित है। तो पेपर 1 से जितने भी प्रश्न एग्जाम में संभावित हैं उनके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। उसके बाद में जैसा कि आपके सामने यहाँ पर पेपर 2 सामने आ गया था, तो ये पेपर 2 का बात जो है इसके बाद वाली वीडियो के अंतर्गत हम पेपर 2 के बारे में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जितने भी लोग हमको देख रहे हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दिएगा, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो पेपर 2 का नाम आपके क्या है? पेपर 2 है लोक वित्त एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्या है? पेपर 2 है आपके लोक वित्त एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जबकि पेपर 1 का क्या नाम है? राष्ट्रीय आय विश्लेषण, मुद्रा एवं बैंकिंग। क्या? राष्ट्रीय आय विश्लेषण, मतलब राष्ट्रीय आय का विश्लेषण कैसे किया जाए और मुद्रा क्या होती है और बैंकिंग को लेकर के यहाँ से प्रश्न एग्जाम से बनते हैं, तो उन पर हम चर्चा करेंगे ओवरऑल। ओके, तो अगर इसको इंग्लिश में अगर हम कहना चाहें, जैसे कि इस पेपर का जो इंग्लिश में नाम होगा आपका क्या नाम होगा? नेशनल इनकम एनालिसिस मनी एंड बैंकिंग। ओके, तो इसके अंतर्गत जो भी बातें होंगी आने वाले समय में हम आगे चर्चा करेंगे। हालांकि इसके सिलेबस को लेकर के जो नवीनतम आपका पाठ्यक्रम है वह ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैं बोर्ड पर, और आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक, और बहुत सारे लोग हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो उन्होंने देखा भी होगा। अगर जिन्होंने नहीं देखा तो जाकर के आप देख लीजिएगा। और इस वीडियो के अंतर्गत मैं प्रश्नों पर विस्तार चर्चा करूंगा, मतलब प्रश्नों के उत्तर पर विस्तार से चर्चा नहीं करने वाला हूं। प्रश्नों के उत्तर को बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी इस वीडियो का मोटिव मेरा यही है कि ये इस सीरीज का मतलब एक प्रकार से मैं सीरीज एक कैंपेन चलाना चाहता हूं। इसका मतलब ये है कि जैसे कि ये पहली वीडियो होगी उसकी, उसके बाद में ये से यहाँ पर 1 देखिएगा, 1 लिखा है, इसके बाद में हाईएस्ट जो है एक प्रकार से 2 इसी प्रकार से लिखा रहेगा, 3 लिखा रहेगा। तो पेपर 1 के लगभग 5 मॉडल पेपर आपको दे दूंगा, और ये 5 मॉडल पेपर आप परीक्षा के अंतिम समय में क्या करेंगे, इसके जो प्रश्न हैं इनको हल कर लीजिएगा। उसके बाद में आप पेपर देने जाएंगे लगभग, और लगभग मैं बता दूं 70 से 80, मतलब कि 70 से 80%। अगर आप केवल और केवल इसको करके आते हैं, याद नहीं करते हैं कुछ, आपको प्रश्न याद नहीं करना है, बस इसको आप लोग एक प्रकार से जैसे कि 5 के 5 प्रश्न पत्रों को आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। अगर इसको सॉल्व करके आप जाएंगे तो लगभग 70 से 80% नंबर आपके वैसे हो जाएंगे, क्योंकि आपको इतना अनुभव हो जाएगा किस प्रकार से प्रश्न आएंगे। हालांकि मैं बता दूं सारे के सारे प्रश्न जो है लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विभिन्न प्रकार की यूनिवर्सिटीज़ में जो पूछे गए हैं उसका कलेक्शन है, उसको हमने जो है एकत्रित किया है। आइए बात कर लेते कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम से पूछे जाने और मॉडल पेपर कैसा होगा, अर्थात किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम से पूछे जाते हैं। आते लघु उत्तरीय कैसे पूछे जाते हैं, लघु उत्तरीय कैसे पूछे जाते हैं, दीर्घ उत्तरीय कैसे पूछे जाते हैं, इनको करने के लिए कितने समय दिए होते हैं, ये सारी बातों पर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक, क्या कुछ बदला है, क्या कुछ नहीं बदला, इन सभी बातों पर हम फोकस करेंगे। ओके, चलिए प्रारंभ करते कक्षा को। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा क्या कि बीए द्वितीय वर्ष अर्थशास्त्र। क्या? बीए द्वितीय वर्ष अर्थशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र राष्ट्रीय आय विश्लेषण मुद्रा एवं बैंकिंग, इस पेपर के बारे में हम बात कर रहे हैं। मॉडल पेपर आपका 2022 के जो आगे वाले सत्र होंगे उनके लिए, और 2022 और 21 का जो मतलब 21 तो लगभग बीत ही चुका है और 22 में जो परीक्षा होनी है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और आने वाली जो आगे वाली जो और परीक्षाएँ 23-24 उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, अगर पैटर्न ना बदला तो। अब यहाँ पर देखें कोरोना काल में कुछ हुआ था कि आपको कोरोना काल में थोड़ा कम प्रश्न करने थे, थोड़ा कम समय दिया गया था, तो लगभग इसके आधे प्रश्न दे दिए गए थे। हालांकि अब फिर से अगर जो है कोरोना तो बिल्कुल अब नहीं आने वाला है लगभग, लेकिन अभी आपको सावधानी बरतनी है। तो कहीं ना कहीं पे आपका जो पेपर पैटर्न होगा फिर से उसी प्रकार से होगा, और इस प्रकार से आपका मॉडल आएगा। पहला क्या होगा, आपको एग्जाम से क्या मिलेगा कि आप सबसे पहले आप नोट पढ़ेंगे किसी भी एग्जाम्स के पेपर को देते हुए कि सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार आपको देने हैं। अब यहाँ पर आपका जो पेपर है मैं एक बार बता दे रहा हूँ, आपका पेपर जो है 3 खंडों में बटा हुआ है। खंड आ, ठीक है, और बा, खंड बा और खंड सा,
3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ मिलेगा। जो आ खंड है इससे तिलक उत्तरीय, जो बा खंड है इससे जो है लघु उत्तरीय, और जो सा खंड है इससे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। किस प्रकार से आ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने करने होते हैं और कितने दिए होते हैं, बा में कितने पूछे जाते हैं, कितने करने होते हैं, कितने नंबर के कौन से होते हैं, और सा में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और कितने करने होते हैं, कितने दिए होते हैं। इन समस्त बातों पर हम चर्चा कर लेते हैं एक एक करके। ठीक, अब आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले खंड आ में हम प्रवेश करते हैं और खंड आ के प्रश्नों पर फोकस करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर अतिलघु उत्तरीय प्रश्न जो है खंड आ से पूछे जाते हैं। यहाँ पर इसमें नोट आपको लिखा मिलेगा कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपका कितने शब्दों में होना चाहिए, तो 50 शब्दों में होना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अतिलघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न जो होते हैं किस प्रकार के पेपर 1 से रिलेटेड अर्थात राष्ट्रीय आय विश्लेषण, मुद्रा एवं बैंकिंग से पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है कौन सा? पहला प्रश्न मेरे भाई आपका इंपॉर्टेंट है जो कि आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा। क्या मुद्रा का चलन वेग, क्या मुद्रा का चलन वेग, तो मुद्रा का चलन वेग जो है क्या होता है इसके बारे में मैं बता दूंगा, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अब चैप्टर वाइज वीडियो में जो है इसकी भी दे दूंगा। ठीक है, पहले जो पेपर आपका जो चलता था वो समष्टि अर्थशास्त्र चलता था। प्रश्न पत्र जो था वह समष्टि अर्थशास्त्र था पेपर 1 जो है, और दूसरा जो पेपर था वह मुद्रा बैंकिंग और लोक वित्त था। लेकिन अब जो है लोक वित्त और पब्लिक फाइनेंस जो है पेपर 2 हो गया है, और उसके बाद में पेपर 1 में मुद्रा और बैंकिंग को शामिल कर दिया गया। पहले मुद्रा और बैंकिंग आपको लगभग 2011 के जो है सत्र को आप देखेंगे 2011 में जो है थोड़ा सा सिलेबस में बदला था, और कब अभी भी किसी विश्वविद्यालय में समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ने को मिलता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में होता कुछ नहीं, जैसे कि उसका भी मैं जो है सिलेबस आपके सामने मतलब उसका भी मॉडल पेपर समष्टि अर्थशास्त्र का दे दूंगा, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो समष्टि अर्थशास्त्र का मॉडल पेपर जल्दी दे दूंगा। जिस हमारे जो है छात्र छात्राओं के समष्टि अर्थशास्त्र अभी भी सिलेबस में है तो उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो अधिकतर विश्वविद्यालय जो है लगभग अब यही कर चुके हैं राष्ट्रीय आय विश्लेषण, मुद्रा एवं बैंकिंग, बट फिर भी मैं उसको दे दूंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला मुद्दा आपका कौन सा? दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि अवसाद या मंदी, अवसाद और मंदी क्या होती है इस पर फोकस करेंगे। तो अवसाद को हम समझ लेंगे, मंदी क्या होती है इसको समझ लेंगे। ये सब इकोनॉमिकल क्या है, इकोनॉमिकल एक प्रकार से जो है परिभाषिक शब्दावलियां हैं, जो कि आर्थिक इकोनॉमिकल परिभाषिक शब्दावलियां हैं। ठीक, तो इस पर हम फोकस करेंगे, अभी बताएंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो का मेन पर्पज मेरा है कि आपको प्रश्नों को दिखाया जाए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं आने वाले समय में। जिस प्रकार से आप देखते होंगे कि सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, इन सभी के जो लेक्चर चैप्टर वाइज आपको दिए जा रहे हैं शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर, बिल्कुल फ्री में लाइव क्लासेस हो रही हैं आपकी, तो उसको आप लोग देखिएगा। ठीक, इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स की भी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत होगी। आपने पॉलिटिकल साइंस की क्लास देखी होगी, हिंदी साहित्य की क्लास देखी होगी, कई प्रकार की क्लासेस आपने देखा होगा, तो ठीक उसी प्रकार से आपकी क्लासेस आएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपका जो प्रश्न है कौन सा है? अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मुद्रा अवस्फीति, क्या मुद्रा अवस्फीति, तो इसको पढ़ लीजिएगा, मुद्रा अवस्फीति क्या होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम से पूछ सकता है कि दोहरी गणना क्या होती है, दोहरी गणना के बारे में बताएंगे। दोहरी गणना को लेकर के एग्जाम से 2018 में भी प्रश्न पूछा गया था। मुद्रा का चलन वेग 2019 में भी प्रश्न आया है यहाँ से, तो कई पेपर में प्रश्न पूछे गए, उसको हमने समाहित करा है इस वीडियो के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को समझने का प्रयास करते हैं। अगला है क्या? अगला पांचवा जो मुद्दा है, पांचवा जो प्रश्न आपके सामने पूछा जा सकता है बजट का। अब जरूरी नहीं कि जो नंबर पे हमने 5वें पे रखा है वही आपके 5वें नंबर पे प्रश्न पूछ लिया जाए, हो सकता है वो पहले, दूसरे या 6वें नंबर पर प्रश्न पूछ लिया जाए, तो यह बात ध्यान रखेंगे। वैसे हम बता दूं अतिलघु उत्तरीय में जो होता है आपका वो 10 क्वेश्चन दिए होते हैं, और 10 क्वेश्चन जो होते हैं आपको कितने शब्दों में करने होते हैं, आपको एक प्रश्न के 50 शब्द लिखने होते हैं, और साथ ही साथ आपको उसके 2 नंबर जो है मिलते हैं। एक क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो 2 नंबर मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर 5 क्वेश्चन करेंगे 5 ना करें तो आपके 5 के नंबर जो आप जो आपने किया है वो भी कट जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप चाहे जो भी इसमें से पता हो आप करिएगा, जो ना पता हो उसको आप छोड़ भी सकते हैं, इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि आप नहीं छोड़ सकते हो, लेकिन आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, मतलब 10 के 10 आपको करने मतलब कि अनिवार्य हैं, ये बात बताई गई है। अब आप अगर इसको छोड़ देंगे तो आपको नंबर कम मिलेंगे, अगर नहीं छोड़ते तो आपको नंबर अधिक मिलेंगे, बस यही बात है। ठीक है, तो आइए हम और आगे बात कर लेते हैं। आगे क्या है भाई? अगला जो आपका मुद्दा आएगा वो कौन सा मुद्दा है? अगला जो प्रश्न है कौन सा है? शिशु उद्योग। शिशु उद्योग क्या है इसके बारे में हमको पढ़ लेना है। ठीक, तो इसको पढ़ लीजिएगा कि क्या होता है। नेक्स्ट बात है, अगला जो आपका जो मुद्दा है और कौन सा भाई प्रश्न आपके सामने है,
प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, मतलब अगला प्रश्न है आपके गैर कर आय, क्या गैर कर आय, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम से पूछा सकता है कि खुले बाजार की क्रियाएं क्या होती हैं, इसको समझाएं। तो यह भी एक प्रकार से इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। नेक्स्ट प्रश्न 9वां नंबर की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या होता है, इसको भी परिभाषित आपको करना पड़ेगा, तो यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है विश्व बैंक के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। तो ये 10 क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ऑब्जेक्टिव टाइप के, मतलब अति लघु उत्तरीय टाइप के, तो इसको हमने बता दिया। और भी आपके मॉडल पेपर जो मैं दूंगा तो उसमें और भी कुछ प्रश्नों को इंक्लूड कर दूंगा, तो उसके माध्यम से अगर आपने 5 मॉडल पेपर को अच्छे तरीके से हल कर लिया तो मैं बता रहा हूँ आप किसी भी विश्वविद्यालय से पढ़ रहे हो और किसी भी, मतलब चाहे ऑनर्स हो, चाहे आपका जो है एक प्रकार से प्रोग्राम हो, किसी भी प्रकार की आप चाहे सेमेस्टर वाइज परीक्षा होती हो, चाहे ईयरली परीक्षा होती है, किसी भी प्रकार की आपकी परीक्षा होती है, आप बड़े ही आसानी से पेपर में जो है अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, ठीक है, परीक्षा में। नेक्स्ट बात करते हैं खंड बा। अब खंड बा में हम प्रवेश करते हैं। खंड बा से जो है कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। खंड बा से लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं और लघु उत्तरीय प्रश्नों को हमको क्या करना होता है, सभी प्रश्नों के उत्तर देना, सबसे पहले नोट में लिखा गया है। और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग हमको कितने शब्दों में देना भाई, 200 शब्दों में हमको देना है। भाई बहनें सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अगर भाई बोल दिया तो बहनें नाराज़ हो जाए, बहनें बोल दिया तो भाई नाराज़ हो जाए, तो भाई कहने की आदत होती है, ठीक, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो आप लोगों के लिए भी बातें बताई जा रही हैं। तो यहाँ पर 200 शब्दों में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न लिखने हैं। अब लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय आय की विभिन्न धारणाओं को स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले एक बात मैं बता दूं कि जो पेपर का नाम होता है वहाँ से लगभग और लगभग 20% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर के नाम से लगभग और लगभग कम से कम बात की जाए तो 20% प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग 20 नंबर के प्रश्न 100 में से जो है पेपर के नाम को लेकर के पूछे जाते हैं। मतलब पेपर का जो नाम है, राष्ट्रीय आय विश्लेषण नाम है पेपर का, तो पहला मुद्रा एवं बैंकिंग नाम है, तो यहाँ पर 20% राष्ट्रीय आय से पूछा जाएगा, 20% आपका जो है मुद्रा एवं बैंकिंग से, उसके नाम को लेकर के, उसकी परिभाषा लेकर के, और उसमें जो इंक्लूडेड जो और भी पहलू हैं उनसे जो है लगभग 60% प्रश्न बनता है, ठीक। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, पेपर के नाम पर जरूर फोकस करें। तो यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रीय आय की विभिन्न जो धारणाएं होती हैं उसको स्पष्ट करने के लिए आपसे प्रश्न एग्जाम से बन सकता है। तो इसमें एक मज़ेदार बात ये होती है लघु उत्तरीय प्रश्न में कि अथवा करके आपको प्रश्न और दिया होगा कि चाहे ये प्रश्न अगर आप नहीं कर पाते हैं, ये वाला प्रश्न मान लेते हैं आपको नहीं करना है या फिर नहीं पता है, तो अथवा करके दूसरा प्रश्न दिया होता है, इसको उसके स्थान पर लिख देंगे तो भी नंबर आपको उतना ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि नंबर आपको कम मिलेगा। देखिए यहाँ पर तो ये हो गया आपका, ठीक। तो पहला हमने बताया कि राष्ट्रीय आय की विभिन्न जो धारणाएं होती है इसको स्पष्ट कीजिए। अगर नहीं पता है बाई चांस तो आप क्या करेंगे, इसके स्थान पर दूसरा जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रीय आय का लेखांकन, मतलब राष्ट्रीय आय लेखांकन के क्या उपयोग हैं, उनके उपयोगों को आपको बता देना कितने शब्दों में, तो 200 शब्दों में हमको बताना है। ध्यान रखेंगे 200 शब्द आपको गिनना नहीं है एग्जाम्स में, लगभग 200 शब्दों से आपको अधिक ही लिखना है, कम नहीं लिखना है, इस बात पर ही फोकस करिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में जो होता है आपको लिखने पर नंबर जाता है। अगर लिखित परीक्षा आपकी बीए में होती है तो बीए में आप जितने लिखोगे उतने नंबर आपको मिलेगा, यह बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात है आपके सामने, तीसरा प्रश्न क्या है कि देश की राष्ट्रीय आय की गणना करने की किन्हीं 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो देश की जो राष्ट्रीय आय होती हैं उसको कैसे गिना जाता है, उसको लेकर के जो विधियां विद्वानों ने बताई हैं, उन विधियों में से आप कोई 2 विधि आप यहाँ पर बता सकते हो और उसी विधि का आपको वर्णन कर देना। 2 विधि बता करके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि राष्ट्रीय आय की आपको परिभाषा देनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको राष्ट्रीय आय की गणना करने की जो विधियाँ होती हैं उन विधियों को 2-3-4 विधियों जो भी आपको याद हो उन विधियों को लिख देंगे। उनमें से 2 विधि आप उठाइए, एक विधि हेडिंग डाल करके उसके बारे में लिखे, दूसरी विधि हेडिंग डाल करके उसके बारे में लिख दें। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका। मान लेते हैं आपको ये नहीं पता प्रश्न, दूसरा प्रश्न आपको अथवा करके दिया गया है कि राष्ट्रीय आय गणना का क्या महत्व है। तो राष्ट्रीय आय की गणना कैसे क्यों की जाती है, इसका जो है समाज पर या फिर राज्य पर या फिर सरकार के लिए क्या महत्व है या फिर देश की जनता के लिए क्या महत्व है, इसको आप मतलब इसका महत्व अर्थात वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है इसको आप बताएं। नेक्स्ट आपके सामने है साख निर्माण से आप क्या समझते हैं। साख निर्माण से आप क्या समझते हैं, चौथा नंबर प्रश्न है। एक काल्पनिक उदाहरण देकर के वर्णन कीजिए। तो एक काल्पनिक उदाहरण देकर के आपको साख निर्माण के बारे में बताना है। साख नियंत्रण भी होता है, साख निर्माण, सबसे पहले साख निर्माण कैसे होता है और बाद में हम जो है साख का नियंत्रण कैसे करते हैं उस पर फोकस करते हैं। तो साख निर्माण सबसे पहले होता है, तो उससे हम लोग क्या समझते हैं। अब यहाँ पर आपको अपने विचारों को प्रकट करना है साख निर्माण के जो है अकॉर्डिंग, साख निर्माण के लिए अपने विचारों को आपको यहाँ पर व्यक्त करना पड़ेगा, ना कि किताबी सहारा लेना है। लेकिन किताब से आप
डाटा ले करके और अपनी कुछ शब्दावलियों का प्रयोग, जहाँ पर पूछे कि आप अपने शब्दों में बताइए फिर, या आप उससे क्या समझते हैं, तो जो भी आपके समझ में आता है, जो भी आपने पढ़ा उसके बारे में, वो इसलिए जानना चाहता है चूँकि आप मैच्योर हो चुके हैं। और जब आप मैच्योर हो चुके हैं तो आपकी विचारधारा, चूँकि आप एक जिम्मेदार नागरिक बनने वाले हैं कल को देश के, तो इसीलिए वो आपसे भी, चूँकि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसका परम दायित्व है जो है एग्जामिनर का कि आपका टेस्ट अच्छे तरीके से ले और आपसे पूछे कि अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आगे चल करके जब आप इकोनॉमिस्ट या फिर आगे चल करके आप कोई सलाहकार बनते हैं सरकार के, तो आप उसको कैसे डील करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, तो इसको लेकर के पहले से ही प्रिपेयर्ड करने के लिए आपसे ऐसे प्रश्न एग्जाम से में ज़रूर बनते हैं। ठीक, तो अथवा करके दूसरा प्रश्न दिया, मान लेते हैं आपको ऐसा नहीं पता तो दूसरा आप प्रश्न कर सकते हैं उसके स्थान पर। प्रश्न आपके सामने क्या दिया हुआ देखें कि व्यापारिक बैंक के मुख्य कारणों का उल्लेख कीजिए। तो व्यापारिक बैंक क्या होते हैं इसके बारे में आपको बता देना है। अब इन सभी के बारे में मैं चर्चा करूंगा आने वाले समय में, इसको आप लोग देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो है 5वां नंबर प्रश्न है, स्फीतिक अंतराल क्या होता है? स्फीतिक अंतराल क्या होता है इसको बताएं। ओके, यह भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रट लीजिएगा इसको बिल्कुल से, मतलब 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, रटने से कोई मतलब मेरा नहीं है। नेक्स्ट अगर मान लेते हैं प्रश्न नहीं पता है तो आप केंद्रीय बैंक की जो साख नियंत्रण की विधियाँ, साख मतलब रुपया पैसा जो नियंत्रण होता है, अर्थात जो है मार्केट में कब लिटरेरी, मतलब एक प्रकार से जो पैसे को रखना है, कैसे नियंत्रण करना है, पैसे को मार्केट से कैसे हटाना है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो केंद्रीय बैंक की जो साख नियंत्रण की जो विधि होती है, अर्थात कैसे नियंत्रण किया जाता है साख को, तो इस विधियों की विवेचना हमको करनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम से बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या बन सकता है कि स्फीतिक अंतराल की धारणा को स्पष्ट कीजिए। स्फीतिक अंतराल जरूर पढ़ लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न। ठीक है, 2 बार देखिए, यहीं पर 2 बार एग्जाम्स में प्रश्न जो है ये लगभग ये 2018 और 2017 शायद या 16 में भी पूछा गया प्रश्न। ठीक है, स्फीतिक अंतराल, तो एक बार स्फीतिक अंतराल ये पूछा गया था और एक बार ये स्फीतिक अंतराल की धारणा को लेकर के प्रश्न पूछा गया था, स्पष्ट कीजिए। तो दोनों प्रश्न आप जो है एक ही उत्तर उसका हो सकता है। ठीक, तो आपको अगर पता था तो आसानी से दोनों प्रश्नों का उत्तर एक में करके लिख सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने अथवा करके दिया गया, यहाँ पर क्या नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा स्फीतिक अंतराल हो गया, उसके बाद में अगर ये मान लेते नहीं पता तो आप क्या कर सकते हो, मुद्रा परिणाम सिद्धांत जो होता है उसका जो है एक प्रकार, जो फिशर नाम के व्यक्ति हैं, फिशर अर्थशास्त्री हैं, उनका दृष्टिकोण क्या रहा है इसकी व्याख्या करने के लिए एग्जाम से प्रश्न बन सकता है, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको जब आपका एग्जाम टाइम हो या फिर अभी एग्जाम टाइम मान लेते हैं आपकी परीक्षा, जैसे कि बहुत सारे लोगों की बैक पेपर परीक्षा लगी हो तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है या। ठीक है, तो मुद्रा परिणाम सिद्धांत जो है वो फिशर महोदय का, उस पर दृष्टिकोण क्या है, फिशर महोदय उसको लेकर के क्या बातें कहते हैं, क्या कथन है उनका, इनको आपको यहाँ पर बताना है। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर आपका खत्म हो जाता है कौन सा, 5 प्रश्न लगभग आपको लघु उत्तरीय का करना होता है। ठीक, 5 प्रश्न करना होता है, 10 दिए होते हैं और प्रत्येक का अथवा करके दिया होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पर 5 ही प्रश्न करने होते हैं। खंड 7 देखेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपका कितने शब्दों में होना चाहिए, तो 500 शब्दों में होना चाहिए। तो यह बात ध्यान रखेंगे, 500 शब्दों में आपको लिखना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के उत्तर को। 5 प्रश्न इसमें दिए जाते हैं लेकिन केवल और केवल 2 प्रश्न कर देते हैं, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे 7, 8, 9, 10, 11 ये 5 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से केवल और केवल आपको 2 प्रश्न छांटने, चाहे आप 7वां कर दीजिए, चाहे आप 9वां कर दीजिए, चाहे आप 8वां 10वां कर दीजिए, चाहे आप 10वां 11वां कर दीजिए, चाहे आप 11वां 9वां फिर 8वां 7वां, कुछ भी आप कर सकते हो, 2 कर दीजिए बस कुल मिला करके। ठीक, तो पहला प्रश्न दिया गया इसमें से दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न क्या है कि रेखा चित्रों की सहायता से फिलिप्स वक्र को समझाइए। यहाँ पर देखिए फिलिप्स महोदय ने एक वक्र बनाया था, वक्र जो दिया था, तो वह वक्र जो है आपको यहाँ पर बताना। तो फिलिप्स का वक्र सिद्धांत जो है एग्जाम्स में लगातार फिलिप्स के वक्र को लेकर के प्रश्न एग्जाम्स में अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय तीनों फॉर्मेट में लगातार बने हैं, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट है क्रय शक्ति समता सिद्धांत, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, एग्जाम्स में लगातार प्रश्न बनते हैं इसको लेकर के, क्रय शक्ति समता सिद्धांत, इसको पढ़ लीजिएगा आप सभी लोग, प्रश्न एग्जाम्स में बन सकता है 2022 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य क्या होते हैं और कार्य क्या होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को लेकर के एक प्रश्न तो बनना है, तय है बिल्कुल, चाहे लघु उत्तरीय का बने चाहे दीर्घ उत्तरीय का बने। ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य और कार्य दोनों के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में आपको जानकारी ग्रहण कर लेनी है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, नेक्स्ट है कि किसी एक व्यापार वक्र सिद्धांत की विवेचना कीजिए। अब ये फिलिप्स वक्र जो है एक प्रकार से, यह भी एक प्रकार से व्यापार से ही संबंधित है,
तो यहाँ पर फिर पूछा गया किसी एक व्यापार वक्र सिद्धांत की विवेचना करिए। तो आपको फिलिप्स वक्र का बिल्कुल आप आसानी से मतलब एकदम से पढ़ लीजिए बिल्कुल फिलिप्स वक्र को। मैं हालांकि समझा दूंगा आने वाले समय में, अगर मुझे टाइम मिला तो आप परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। तो किसी एक व्यापार, अब यहाँ पर आप फिलिप्स वक्र आपको पता था तो यहाँ पर भी लिख सकते थे, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया था मुद्रास्फीति को नियंत्रित या रोकने के उपायों की व्याख्या कीजिए। तो मुद्रास्फीति या अस्फीति से एक प्रश्न एग्जाम्स में लगातार पूछे जाते हैं। तो मुद्रास्फीति और फिलिप्स का वक्र पढ़ लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, क्रय शक्ति समता सिद्धांत पढ़ लीजिएगा। तो आपको ये जो है एकदम से कंठस्थ होनी चाहिए, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में आए दिनों लगातार प्रश्न यहाँ से बने हैं। ओके, तो यहाँ तक था आपका ये प्रकार से मॉडल पेपर यहीं पर समाप्त हुआ। यहाँ पर देखेंगे द्वितीय प्रश्न पत्र जो है आपका, द्वितीय प्रश्न पत्र जो है मेरे भाई, उसका नाम क्या है, लोक वित्त एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। लोक वित्त का मतलब क्या होता है, पब्लिक फाइनेंस एंड जो है इंटरनेशनल ट्रेड। इस पेपर का क्या नाम है, लोक वित्त को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जो है लोक माने होता है पब्लिक, वित्त माने होता है फाइनेंस। ओके, तो क्या पब्लिक फाइनेंस, एवं माने होता है एंड, और अंतर्राष्ट्रीय माने क्या होता है इंटरनेशनल, व्यापार मतलब क्या होता है ट्रेड। ओके, तो लोक वित्त एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, चलिए, तो इतना आपका क्लियर हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे इकोनॉमिक्स के, जो कि हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखें। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए।